Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. अच्छा प्लीज एक बात बिफोर एनीथिंग एल्स, हमारे कितने पहले मेरी तो हमारे देखे ना कितने मसले हैं, मतलब महंगाई के अलहदा मसले और फिर मौसम हमारा इतना अजीबो गरीब, मतलब बड़ी एक टेंशन किस्म का माहौल है और फिर पॉलिटिकल सिनारियो तो आपको पता है हमेशा ही हीटेड होता है। तो देर आर अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनके मसले मसाइल ज़रा सुने, जैसे कि जापान में आजकल लोगों को स्माइल करना दोबारा सिखाया जा रहा है क्योंकि लोग भूल गए। मतलब वो मास्क पहन के ना ड्यूरिंग कोविड एंड स्टाफ, फिर उनकी वो आदत ही बन गई मास्क पहनने की। कितना सीरियसली आपको पता है कि जापानी हर चीज को लेते हैं, तो मास्क के पीछे उन्होंने स्माइल ही करना छोड़ दिया और अब को भी सीरियसली लेना शुरू कर दिया, बहुत ही ज्यादा। और अब उनको मतलब ट्रेनिंग क्लासेस हो रही हैं, पीपल आर एक्चुअली लर्निंग टू स्माइल अगेन। तो मैं एक ट्यूटोरियल देख रही थी, उसमें सारे बैठे भी हुए थे और एक पूरी एक डायग्राम बना हुआ था और उनकी जो टीचर टाइप थी वो कोर्स था और वो उनको सिखा रही थी कि किस तरह मसल्स ऊपर जाते हैं और किस तरह आप स्माइल करें, आंखों में किस तरह लाएं। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या दुनिया है, मतलब इनके मसले देखें और हमारे मसले देखें, खाने के लाले पड़े हुए हैं। पेट भरे हो ना तो फिर मतलब कहने का मतलब ये कि जब आपके पेट भरे हो तो फिर इस किस्म के मसले होते हैं। अदरवाइज हमारे क्या मसले हैं आपको पता ही है। वैसे कभी इस बात पे भी जायजा लिया जाना चाहिए, अपने इर्द गिर्द ही मुमालिक को देख के, बांग्लादेश को देख लें या भारत को देख लें और कुछ ना करें, सिर्फ अपने ज़रिए मुबादला के ज़खायर और उनके ज़रिए मुबादला के ज़खायर कंपेयर कर लें कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, कि हमारे ना होने के बराबर और वो भी उधार के पैसे पड़े हुए हैं। और वैसे तो आजकल कुछ पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, कल साबिक सदर का भी बयान आया कि मैंने मईशत में बहुत किताबें पढ़ी हैं और मुल्क की ज़रिए मुबादला के ज़खायर 100 अरब रुपए तक लेकर जाएंगे। खैर अल्लाह करे कभी पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 100 अरब और उससे ज़्यादा भी हो जाएं, क्योंकि हालात तो अभी कुछ ऐसे नज़र नहीं आते हैं। हमारे भी कुछ छोटे मोटे ऐसे मसाइलों की जी हम स्माइल करना। हमारा एक मसला पता है आजकल क्या चल रहा है, हमारी एक दफ़ा फिर हमारे आला सतही ये फैसला हो गया है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और बिजली की हमें बचत करनी है। और वैसे तो ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, लेकिन चूँकि हमें बुरी आदतें पड़ी हुई हैं और हमारे लोगों की आँखें सुबह 11-12 बजे से पहले खुलती नहीं है, पर्टिकुलरली दुकानदार तबके की हम बात कर रहे हैं। रात 8 बजे दुकानें बंद करने का एक मरतबा फिर फैसला हुआ। आई गेस दिस वुड बी द 100th टाइम दैट फैसला होगा और माना वापस नहीं भी जाएगा। होगा, वापस भी होगा क्योंकि माना भी नहीं जाएगा। मतलब ऐसी बातें क्यों करते हैं जब आपको पता है कि हम लोग हैं ही नहीं उस टाइप के। एंड आई एम सॉरी दैट इज हाउ। कोई बात नहीं है कि हम हैं ही नहीं उस नहीं, बिकॉज एक तरीकेकार हमने सालों से 50 साल से एक तरीकेकार बना लिया हो, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक दिन में आपने कहा 8 बजे जी बंद कर देंगे तो हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए अगर सरकार के विल हो ना, मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि पंजाब में या पर्टिकुलरली लाहौर में शादी हॉल 10 बजे बंद होंगे। ठीक है, होते हैं ना बंद, अमीर तरीन हो या गरीब तरीन हो या कोई भी हो, आप सरकारी अफसर हो या कोई जर्नैल हो, आपकी शादी को 10 बजे ख़त्म होना है। हाँ होना है, लेकिन शादी हॉलों की तादाद और शॉपिंग मॉल्स या बाजारों ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता था ना, नहीं किया जा सकता था। ये सारा कुछ हुआ ना। और बाय द वे इनको भी जिन्होंने वायलेट करना था उन्होंने किया बहुत कम, बहुत ही कम। वनडेज को तो बहुत लोगों ने वायलेट किया, मगर हुआ टाइमिंग का तो सब लोग लिहाज करते थे। मतलब कभी तसव्वुर करते थे आप कराची से अगर आप उठ के जाएं, लोग 6 बजे 6 बजे तैयार होकर 7 बजे अपने घरों से शादी ब्याह में तकरीबात में जाने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग, ये चीज़ बड़ी यूनिक लगती है अगर आप पाकिस्तान के किसी और हिस्से में से जाएं लाहौर में। लेकिन हुआ इसी तरह, अगर विल हो और अगर ताजर बिरादरी भी हमारी कोऑपरेट करे तो फिर ये हो सकता है और ये होना चाहिए, क्योंकि मुल्क है तो सब कुछ है। और इसी में मुल्क की बाय द वे होना इसलिए चाहिए कि नॉट बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, ये वैसे ही होना चाहिए। दिस शुड बी द प्रैक्टिस। मतलब दुनिया में अगर आप देखें तो सुबह 8-9 बजे उनके मॉल्स वगैरह खुल गए होते हैं, लोगों को भी पता है, वो सुबह आके अपनी शॉपिंग वगैरह करना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक निज़ाम है जो सुबह सुबह शुरू होता है। हम इतने लेट बैक हो चुके हैं और हमने सीमेंट कर लिया उस चीज़ को। बाय द वे शादी हॉल्स वगैरह की बात कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए कराची में भी ये हुआ था और फिर ऑफ कोर्स ये तो कुदरत का निज़ाम है। मतलब आप इसका मजहबी एस्पेक्ट देख लें, कुछ भी देख लें, आपको अल्लाह सुबह सवेरे दिन का आगाज़ करना है। दुनिया में जितने कामयाब तरीन लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनकी ज़िंदगियों पे किताबें लिखी गई हैं, वो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के बैठे हो। वो कहते हैं कि वो दैट इज़ द टाइम, अर्ली बर्ड। जल्दी स्टार्ट करो तो यू विल बी अहेड ऑफ द रेस्ट। अच्छा हमारे यहाँ 12 बजे से पहले शॉपिंग मॉल, दुकानें तो छोड़ दें, शॉपिंग मॉल नहीं खुलते। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता वैसे।
अच्छा ठीक है, चलो हमने खैर ये बात करनी थी और बात कहीं जापान से स्टार्ट हुई थी और हम हमेशा अपने उस पर आ जाते होते हैं। ऑल्दो आई डोंट रियली, अभी आई एम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड आई डोंट लाइक ये पाकिस्तान बैशिंग जो एक जब सारे साथ बैठे होते हैं स्टार्ट हो जाती है। मैं बहुत रेजिस्ट करती हूँ इस चीज़ को, लेकिन दिल में तो पता होता है जो चीज़ें हमें ठीक करनी चाहिए वो ठीक करनी चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू द न्यूज़ एट हैंड, तो पहले उसकी बात कर लें। और एवरीबडी नोज़ कि मुल्क इस वक्त जो है वो बहुत सियासी और माशी बेयकीनी के भंवर में फंसा हुआ है और ऊपर से इंतखाबात सर पर हैं। सियासी तलखियाँ कम करने और तनाज़ा जो हैं वो उनको भी कम करना चाहिए और बेस पर ही हल होंगे, डायलॉग होना चाहिए। अब पीटीआई के बारे में आपको बता दें कि पीटीआई के खिलाफ हर हद तक जाती दिखाई दे रही है प्रेजेंट हुकूमत और अब तो बात चेयरमैन पीटीआई पर कत्ल का पर्चा जो है वो दर्ज करने तक जा पहुंची है, विच इज रियली, मतलब इसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है कि हाउ फार विल यू गो। और हुकूमत का दावा है कि कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। अंदाजा करें। इमरान खान साहब, हमें अंदाज़ा था कि आप अपनी करप्शन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मगर हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि बहीमाना तरीके से, सफ़ाकाना तरीके से एक वकील को शहीद कर दिया जाएगा और उसको सिर्फ इस गुनाह की सज़ा मिलेगी कि वो आपके खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में वकील और दरख्वास्त गुजार है। इमरान खान साहब, आप इस टारगेट किलिंग के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। इब्तदाई तहकीकात हुई हैं जो मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक हसास मामला है। अभी इमरान खान साहब को फिलहाल इस केस में नॉमिनेट किया जाएगा। आपको हर तारीख पे आके पेश भी होना पड़ेगा और अगर नॉमिनेशन के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो आपको गिरफ्तारी भी देनी होगी। आप खातिर जमा रखिएगा। प्लीज इस डिमाइस ऑफ लॉजिक पे जरा एक मिनट दिया जाए कि दिस इज अनबिलीवेबल कि अभी हम वैसे शेयर नहीं कर सकते कोई बिकॉज हसास टॉपिक है, लेकिन हुआ यही है और हम आपको नॉमिनेट करने लगे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई मीन एक रायता जितना फैलना था वो कम फैला है कि मजीद उसमें ये चीज़ डालने की जरूरत है। गुंजाइश वैसे अभी थी नहीं इस मामले की कोई। चेयरमैन पीटीआई हो या दीगर पीटीआई रहनुमा, हुकूमत को मुज़ाकरात की खुली दावत दी जा रही है। पीटीआई पंजाब के सदर परवेज़ इलाही भी मुज़ाकरात ही को तमाम मसाइल का हल समझते हैं। हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, हम फौज के हक में हैं। हमारे साथ बैठे, वे फॉरवर्ड बताएं कि मुल्क को आगे लेके कैसे जाना है। हम खड़े होकर इमरान खान साहब को कहेंगे जहां हम गलत हुए उसकी हम इस्लाह करेंगे। और आपको पता ही है कि अब तो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी भी दस्तयाब हैं, मगर हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ आने को तैयार नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल आज़ाद कश्मीर बाग में दो टोक कहा, 9 मई को जो हुआ नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इन्होंने आर्मी की दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, वहां पे तोड़ फोड़ की। आर्मी हाउस, जना हाउस जो है वहां पे उसका गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए। तो क्या ये चीजें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती? ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये सरकशी थी, ये बगावत थी, ये बाकायदा मनसूबाबंदी से की गई और किसी बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। सुन लीजिए जी, उन्होंने क्या कहा। 9 मई के वाक़े के बाद हुकूमत का सियासी हरीफ कमज़ोर हुआ होगा, लेकिन आवाम के मसाइल और हुकूमती साख चूँकि तू है, बल्कि उल्टा हुकूमत पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लग रहे हैं। जब तक तमाम सियासी जमातें मिलकर नहीं बैठेंगी, हुकूमत का भला होने वाला है नहीं और ना ही शायद अवाम का। ज़िम्मेदार हुकूमतें सियासी मामलात में लचक दिखाती हैं और जो नहीं दिखाती हैं उन्हें पीटीआई से एक्चुअली सीखना चाहिए कि फिर उनके साथ होता क्या है। इसी पर बात कर लेते हैं। अता तारा साहब की अभी हमने आपको गुफ्तगू सुनाई थी कि इरादे क्या हैं हुकूमत को इस ज़मीन में। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी हैं बराए उमूर दाखिला, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारा साहब। तारा साहब, एक कत्ल हुआ जिसकी मजम्मत जितनी भी की जाए कम है, लेकिन हुकूमत ने ये कहाँ से सोचा या बगैर किसी सबूत के, इंतज़ार किए बगैर कोई ठोस चीज़ सामने रखते हुए चेयरमैन पीटीआई को इस कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया? क्या नफरतें इस हद तक पड़ चुकी हैं? मतलब ऐसा ही है। ये सबक तो तारीख से ही हमें सीख लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक तो दिल बड़ा दुखी है। वो हमारी कम्युनिटी के एक मेंबर थे, वकला बरादरी से उनका ताल्लुक़ था
बड़े मुतहरक साथी थे और जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाने वाली आवाज़ों में से एक तवाना आवाज़ थे। उनके साथी अमानुल्लाह कंडरानी साहब से भी मेरी बात हुई, मैंने ज़ाहिर अफसोस किया। तो देखिए, जिस केस की वो पैरवी कर रहे थे, जिसमें वो दरख्वास्त गुजार थे, उसमें सबसे बड़े अफेक्टी इमरान न्याजी साहब हैं। संगीन गद्दारी का केस है और गद्दारी के केस की सज़ा मौत है। अब अगर हमने जो इजहार किया है और ये बताया है कि इसमें इमरान न्याजी साहब की इन्वॉल्वमेंट है, वो बग़ैर किसी वजह के नहीं है, बग़ैर इब्तदाई मालूमात आने के नहीं है। इब्तदाई जो तहकीकात हैं, सुबह 9:20 पे ये टारगेट किलिंग होती है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 2:30 बजे हुई, तो इन घंटों के अंदर कुछ ना कुछ मालूमात तो हमारे से शेयर की गई होगी, या कुछ मालूमात हमारे इल्म में आई होगी, या कोई इसका बैकग्राउंड होगा, या कोई इनको थ्रेट मौसूल हुआ होगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जब आवाम के सामने रखी गई हैं, ये बहुत सोच समझ के रखी गई हैं, और इसके पीछे बहुत लंबे हाथ हैं इमरान न्याजी साहब के, कि जिन पे संगीन गद्दारी के मुकदमे का दरख्वास्त गुजार और वकील और पैरवी करने वाला शख्स वो समाज से एक दिन पहले मौत के घाट उतार दिया जाए। पिछली समातों पे वो बड़े मुतहरक नज़र आए, वो इस पे आर्ग्यूमेंट्स देते नज़र आए। तो इसमें बेनिफिशरी भी इमरान खान साहब हैं, मोटिव भी इमरान खान साहब का है, मेंजरिया भी इमरान खान साहब का है कानूनी टर्म्स के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमने बात की है वसूख से की है और किसी न किसी बुनियाद पे की है। तो ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, ये उनको पर्चे में नामजद किया गया है और बाकायदा उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए लेट्स सी, वो भी सबके सामने कि आपने इससे पहले कितने होता है ना कि जो आपके पास आप कह रहे हैं बड़े ठोस शवाहिद भी हैं और बड़े आपके पास ऑब्वियसली मोर इन्फॉर्मेशन है, तो उस इन्फॉर्मेशन को पहले रखते हैं और बाद में कंक्लूजन देते हैं। आप लोग पहले नाम ले लेते हैं कि जी किसका कसूर है और बाकी हमारे पास क्या रीजनिंग है फॉर सेइंग दिस, वो हम बाद में करेंगे। ये कुछ अजीब सी, वैसे इसमें लॉजिक सॉरी टू से तार साहब नज़र नहीं आ रही। अब आप कत्ल के मुकदमे भी करा कर देख लें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब तक आप सैकड़ों केस जो हैं बनाने के बावजूद कुछ साबित नहीं कर पाए। तो ये तो एवरीबडी नोज, ना अहली और सजा क्या, गिरफ्तार भी नहीं कर पाए आप। तो फिर इस तरह का की मुकदमा बाजी वक्त ज़ाया करने के सिवा और क्या है? देखिए, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी मुलजिम को जो जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील में हो, उसे बुलाकर कहें गुड टू सी यू और उसकी पजीराई करें, उसकी सताइश करें और फिर तमाम तर सहूलियात मुयस्सर करके उसको वहाँ से रवाना करें। शुक्र है उन्होंने कुर्सी से नीचे उतर के उनको हार नहीं डाल दिए, अपनी कुर्सी पेश नहीं कर दी। शुक्र है कि वो जो सोशल मीडिया पे एक वो कोर्ट का मंजर पेश किया जाता है, अलेजेडली वो भूटान का कोर्ट कहा जाता है उसको, शुक्र है वो मनाजर देखने में नहीं आके उसके करीब करीब ज़रूर थे। तो मैं ये समझता हूँ कि शवाहिद भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं, तहकीकाती इदारे ये काम करना भी चाहते हैं, उनकी एक विल भी है। मगर इमरान न्याजी साहब आला अदलिया की सहूलतकारी से और चंद मखसूस जजेस की सहूलतकारी से वो इसमें से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग के केस को 6 साल लगे डिसाइड होने में, क्योंकि इमरान न्याजी साहब ने स्टे ऑर्डर ले रखे थे, कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज करते थे, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। ये इनकी पुरानी आदत है, ये अपने आप को कानून के सामने पेश तो करते नहीं हैं। कोई इनको गिरफ्तार करने जाए या तहकीकात करने जाए तो पेट्रोल बम मारते हैं, दहशतगर्दों को पनाह दी होती है। शवाहिद मौजूद हैं, केसेस ओपन एंड शट केस है 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट NCA वाला, तोशा खाना ओपन एंड शट केस है, बिलियन ट्री सुनामी है, BRT पेशावर है, इनमें खासी प्रोग्रेस हो चुकी। मगर अगर तहकीकाती इदारों को रोका जाएगा आला अदलिया की तरफ से, तो फिर मुल्क के तमाम चोर डाकू दहशतगर्दों के लिए जेल के दरवाजे खोल के उनको बाहर निकाल दें और किसी को आज के बाद मत पकड़ें। मगर हमारा ये रिजॉल्व है कि इन केसेस को इंशाल्लाह मंतकी जाम तक पहुँचाएंगे। अच्छा तार साहब, ये बता दीजिए, लेट्स सी क्या होता है। आप लोगों के इरादे तो आपने बता दिए, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि मुल्क में इस वक्त जो सियासी तनाव है ना, वो एक पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रहा है। आप ज़रा आवाम में निकल को तो देखिए कि आवाम आपसे क्या कहते हैं। पूरा सियासी माहौल मुंतशिर है, इस्तेहकाम वाली सूरत हाल कहीं है नहीं। इससे निकलने के लिए अल्टीमेटली मुज़ाकरात तो होने ही होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब दस्तयाब अब हो चुके हैं अपैरेंटली। तो क्या मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को अब लचक नहीं दिखानी चाहिए? क्योंकि जो लचक नहीं दिखाते, जैसे कि खान साहब भी पहले नहीं दिखाते थे, फिर देख ही लें कि क्या हो रहा है। मुज़ाकरात का एक वक्त था, मिसाक मईशत की हमने बात की, बदतरीन दौर में जब हमें जेलों में डाला जा रहा था, हमने कश्मीर पे मुज़ाकरात की बात की, हमने हर तरह से ताउन किया उस वक्त की हुकूमत वक्त के साथ। मगर इन्होंने जो तर्ज़ अमल अपनाया है और 9 मई के वाक़यात में जब कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार किया है, चागी पहाड़ के मॉडल को आग लगाई है
और जिस तरीके से इन्होंने ये तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात किए हैं और ये जिन दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं, तो किसी दहशतगर्द के साथ तो मुज़ाकरात नहीं होते और ना होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात का वक्त जा चुका, अब इन्हें केसेस भुगतना होंगे और इसमें लचक क्यों दिखाएं? अगर आप चाहते हैं कि इसमें लचक दिखाई जाए, फिर 9 मई के वाक़यात पे क्या आम माफ़ी दे दी जाए? क्या इसको भुला दे कौम कि इन्होंने क्या मकरू और कबीह हरकतें की हैं? तो मैं तो नहीं समझता कि उस दिन को भुलाना चाहिए, या जो इन्होंने काम किए उसके लिए इनको माफ़ी मिलनी चाहिए। ये NRO चाहते हैं, 9 मई के वाक़यात पे माफ़ी चाहते हैं। अगर इनको 2014 के धरनों में PTV को आग लगाने, पार्लियामेंट के गेट को तोड़ने की सज़ा हो गई होती तो 9 मई के वाक़यात रूनमा ना होते। तो इसलिए मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो चुका, वो अब इंशाल्लाह खुलेगा नहीं। बहुत शुक्रिया ततार साहब हमसे बात करने का, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात जो मेरा ख्याल है आवाम स्मार्ट है, दे वुड अंडरस्टैंड कि एक बात हुकूमत कह रही हो या PTI कह रही हो, जब बात को बहुत बार दोहराया जाए ना, बेशक उसमें सच्चाई हो या ना हो, तो फिर वो उनको भी फील होना स्टार्ट हो जाता है कि सच ही होगा। एंड दे वांट एवरीबडी टू बिलीव इट कि इस तरह है तो इसी तरह हुआ होगा, और बार बार उसको दोहराते जाओ। तो ये तो परफेक्ट एग्जांपल गुज़श्ता 15-20 साल की हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री निकाल के देख लें। एवरीबडी डज द सेम। कोई एक हो ना जिसकी तरफ हम जरा मायल हो कि जी ये इस तरह नहीं है, और ये तहकीकात करके बड़ी मुख्तात तरीके से उसके बाद बात बताते हैं। नो, एवरीबडी इज द सेम इन दिस। बड़ा मुश्किल हो जाता है, हु डू यू पिक, हु डू यू चूज? A whole generation, जैसे कहते हैं ना, was fed lies such a sad and fabricated reality stories, and yes, this is the sad reality of our lives. So अभी hopefully चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हो, लेकिन at the same कितनी बार हम time वैसे होपफुली कहेंगे? We would love to be hopeful, but this is a hopeless situation. अगर किसी को आप ज़बरदस्ती पॉलिटिकल रेल्म में से निकालने की कोशिश करें, तो आप, अगर अवाम के दिलों में वो बसता है, तो आप उसको अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। सो यस, ज़रा अपने मामलात पर भी नज़रसानी करनी चाहिए, और किस तरह से ये प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट बना कर हमारे सामने और आवाम के सामने पेश किए जाते हैं, और फिर उन पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, और आवाम को कहा जाता है एक्सेप्ट कर लें, और आवाम फिर उन्हें एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। बेचारे। दिस हैज़ टू स्टॉप समवेयर, प्लीज। एनीवे, बहुत सारे दिन आपको पता है रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, उस सिलसिले में मनाए जाते हैं, और जब दुनिया में मनाए जाते हैं तो हम भी मना लेते हैं, हम कहते हैं कि हम मनाते हैं। सो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक्चुअली ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है, और इस साल का मौजू है फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ। तो स्टैंडर्ड तो तब होगा ना जब फूड होगा, तो दैट इन इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम एज वेल। आपको बता दें कि फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइव्स, ये है थीम इस साल का, जिसका मकसद आवाम को ऐसी खुराक के बारे में आगाही देना है जो ना सिर्फ उन्हें तिब्बी मसाइल से बचाए बल्कि उन्हें सेहतमंद भी बनाए। सो दिस इज़ द होल। अच्छा, एक इंटरेस्टिंगली एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 साल में एक मुज़र सेहत खाना खाने से हर साल 10 में से एक शख्स मुज़र सेहत खाना खाने से इतना बीमार होता है कि उसको जान के लाले पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में भी आपको पता ही है माहौलियाती तब्दीली के मसाइल हैं, हमारे यहाँ कितना हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। अगर हमारा स्ट्रीट फूड देख लें तो वो एक अलग कहानी है। सो हम अपने मामलात को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान अहमद साहब, जो ANZ एग्रो के ब्रांड मैनेजर भी हैं। अच्छा, बहुत से लोग, ज़ीशान साहब शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं होंगे, जो बहुत से लोग फूड का इनफैक्ट काम भी करते हैं, वो भी इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं होंगे कि फूड सेफ्टी होती क्या है एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट अक्रॉस द ग्लोब। ज़ीशान साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़ीशान साहब, हम आपसे जानना चाह रहे हैं ये फूड सेफ्टी क्या चीज़ होती है, अगर आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, और ये क्यों ज़रूरी है? सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आज के इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। टुडे इज 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। सो सबसे पहले तो मैं हमारे जो व्यूअर्स उनको मैं बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज़ बेसिकली अ ग्लोबल इनिशिएटिव जो कि WHO हर साल इस दिन को मनाती है ग्लोबली, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि व्हाट इज फूड सेफ्टी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली इसकी अवेयरनेस देना और लोगों को बताना, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपने ऑलरेडी एक स्टैटिस्टिक्स बताए थे कि 1 in 10 पीपल फॉल्स इल ड्यू टू फूड रिलेटेड जो कि डिजीजेज होते हैं उसकी वजह से। तो बेसिकली फूड सेफ्टी होते हैं कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं
जिसकी वजह से हम लोग खाने को सेफ बनाते हैं। ठीक है, फूड सेफ्टी मतलब लोगों को अगर ये बता दें कि बिसाइड्स हाइजीन, कि वो खाने को बनाने के लिए वो जो एक माहौल होता है, वो एक तरीका होता है किचन का, या फिर अगर एक खाने को या खाने की चीज को एक फैक्ट्री में बनाने के लिए वो जो एक माहौल होता है, वो इन्वायरमेंट होता है, उस माहौल को, इस इन्वायरमेंट को सेफ बनाना, उसको हाइजीनिक रखना, वो एक प्रोसेस को, एक पूरा स्टेप फ्रॉम स्टेप 1 टू एंड, वो पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इसको सेफ बनाना है। तो उसको इंश्योर करते हुए उससे फिर ये होगा कि हमारे जो खाने के न्यूट्रिशंस होते हैं उनको हमने अच्छे से आगे प्रोवाइड करना होता है वो चीज़। और खाने से मतलब अगर इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो उससे क्या होता है, खाने से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो जैसे कि बड़ी कॉमन है। पाकिस्तान की जब मैं बात करूं तो डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, या उससे रिलेटेड दूसरी चीजें हो गई, वो बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए ये मेजर्स हम लोग अच्छा ज़ीशान साहब, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ फूड सेफ्टी क्या क्या आलम है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू रेस्टोरेंट्स जिन पे भी शायद अगर किचन के हालात देखें तो इतने अच्छे ना हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। अदरवाइज़ हम ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग जो खाना कंज्यूम कर रहे होते हैं घर के बाहर से, उसमें सफाई सुथराई का, दीगर मामला तो छोड़िए, सफाई सुथराई तक का ख्याल नहीं रखा जाता। सो हम दुनिया में फूड सेफ्टी के एतबार से किस रैंक पे हैं बाय द वे? लेकिन ज़ीशान साहब ऑल्सो मेरा ख्याल है कि एक तो ये आप रेस्टोरेंटिंग की बात कर रहे हैं, द फूड इटसेल्फ जो एग्रीकल्चर होता है, जो ग्रो हो रहा है, आपको पता है कि कितने केमिकल्स, मिनरल्स, क्या क्या चीजें यूज होती हैं, तो क्या पाकिस्तान के हवाले से जो हमारे यहाँ उग रहा है वो सेफ है? वो सेफ है? देखिए, सेफ अगेन ये जो आपने एग्रीकल्चर की बात की, तो ये कॉन्सेप्ट है फार्म टू फोक, ये फार्म टू टेबल एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये फूड सेफ्टी रिलेटेड है। तो अगेन वो बात स्टार्ट होती है कि खाने की टेबल तक खाना तो बाद में पहुंचता है, उसका एक प्रोसेस होता है, मतलब जमीन पे जब उग रहा होता है उसमें जो कि हम लोग केमिकल्स यूज कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट दवाइयां यूज करते हैं, बेसिकली एक मतलब उसकी ग्रोथ को जल्दी से बढ़ाने के लिए डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं। तो वहां से जो है ना, वो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट होता है खाने का, कि जो कोई भी खाना ऑर्गेनिकली बनाया गया हो, वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। क्योंकि अब आपको पता है कि हर एक चीज अब बिजनेस है, हर चीज में लोगों को पैसा कमाना है, लोगों का फोकस जो है ना वो कमर्शियल साइड में ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, इंस्टेड कि वो खाने की इंग्रेडिएंट को, खाने को बेहतर से बेहतर करे। अगर एग्रीकल्चर लेवल की मैं बात करूं तो खैर, आगे जाते हुए अगर मैं बात करूं रेस्टोरेंट की, जैसे भी आपने बात की, रेस्टोरेंट, कुछ रेस्टोरेंट बिल्कुल हैं जो कि गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए सबसे पहले इसकी एजुकेशन जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि फूड सेफ्टी की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वो फूड सेफ नहीं है तो उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है, या क्या क्या सेहत को खतरा लाक हो सकते हैं। तो सबसे पहले उसकी अवेयरनेस लोगों को देना। और मैं अगर बात करूं बीइंग द ब्रांड मैनेजर ऑफ शफक कुकिंग ऑयल, तो मैं इस चीज को बहुत जरूरी समझता हूं कि लोगों को पता होना चाहिए। और शफक एक अज़म के साथ अभी एक कैंपेन हमने स्टार्ट की है, शफक्स प्रॉमिस टू सेफ्टी। तो बेसिकली ये कैंपेन का मकसद ही यही है, लोगों को हम बताएं और ये बताएं कि खाने में जो हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो उनका सेफ होना कितना ज़रूरी है। अगर मैं कुकिंग ऑयल की मिसाल की बात करूं तो शफक कुकिंग ऑयल बेसिकली WHO की गाइडलाइंस कुछ होती हैं जिनको कोडेक्स एलिमेंटेरियस कहते हैं, और वो बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं एक उनको फॉलो करते हुए जो भी खाना, मतलब नॉट सिर्फ कुकिंग ऑयल, कोई भी खाने की चीज की प्रोडक्शन होती है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एंड प्रोडक्ट तक, उसकी हैंडलिंग, उसकी स्टोरेज, उसका सप्लाई चेन, पूरा प्रोसेस, तो वो गाइडलाइंस को जब फॉलो करते हैं तो उससे बना हुआ प्रोडक्ट वो सेफ कहलाया जाता है। राइट। तो गाइडलाइंस क्या हैं, अगर मुख्तसरन बता दें थोड़ी सी? गाइडलाइंस बता दें, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ये भी समझते हैं कि सब्जियां, फल, फ्रूट, ये चीजें ले रहे हैं तो अगर हम ऑर्गेनिक ले लें तो वो सब कुछ हमारा क्लीन फूड हो जाएगा, सेफ फूड हो जाएगा। ऑर्गेनिक अगर लिया जाए, ऑब्वियसली एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक को प्राइस भी उस तरह किया जाता है कि वो बाकी चीज़ों से ज़रा ज़्यादा महंगा होता है। सो दैट इज सेफ फूड। तो देखिए, तो ऑर्गेनिकली तो आपने कहा सब्जी, तो सब्जियों के अलावा हम बात करें खाने के जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है ना, वो एक कुकिंग ऑयल भी तो है जो कि हर खाने में यूज हो रहा होता है। तो उसको अगर हम स्पेसिफिक उसकी बात करें तो उसकी गाइडलाइन देखें, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे ISO के फूड स्टैंडर्ड्स हो गए, उसके अलावा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया और हैसप हो गया। ये समझ लें कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन ये वो गाइडलाइंस हैं
जिनको फॉलो करते हुए हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को सेफ बनाते हैं और उससे बनाए हुए खाने वो जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे सेफ प्रोडक्ट होते हैं। शेफा कुकिंग ऑयल करंटली इन सारे प्रोसेसेस को फॉलो कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि जो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सेफ हो और लोगों की आप अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हुए सेफ्टी को मलूज़े खातिर रख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसी गाइडलाइंस भी बनाई हैं कि आप कुकिंग ऑयल तो जाहिर है हमारे हर खाने का इंग्रेडिएंट है कि 3 4 5 ऐसी चीज़ें जो लोग जनरल आवाम की आगाही के लिए हों कि भाई ये फॉलो करें, ये फॉलो करें तो यू कैन अचीव क्लीनर एंड सेफर फूड। We know oil is one. What's next? यस बेसिकली क्रॉस कंटेमिनेशन हमने उसको अवॉइड करना है। उसके अलावा देखिए एक सर्टेन टेम्परेचर, मतलब अगर आम लोग अगर देखें इसको तो एक सर्टेन टेम्परेचर को खाने में कुक करना, क्रॉस कंटेमिनेशन को अवॉइड करना और अगेन सेफ कुकिंग ऑयल्स वगैरह या सेफ जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं बिसाइड्स कुकिंग ऑयल उनका यूज करने के बाद ही वो जो भी खाने बनते हैं वो सेफ होते हैं। देखिए इसका इम्पैक्ट अगर मैं बात करूं मैक्रो लेवल पे तो माइक्रो लेवल पे तो सॉरी वो जो हमारी लाइफस्टाइल है हमारी सेहत है, लेकिन मैक्रो लेवल पे हम बात करें तो देखिए हमारी इकोनॉमी में जो हमारा एक हेल्थ बजट है वो उसका काफी हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इन सेफ्टी जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए एक बिगर पिक्चर देखें तो इन फ्यूचर हमारे जो ये क्या कहते हैं बजट है वो भी देखिए प्रॉपर्ली हम उसको न सिर्फ वो कंट्रोल कर सकते हैं और एक सेहतमंद कौम बन सकते हैं। जाहिर है ये तो जरूरी चीजें हैं, these are the basic ingredients, these are the basic things that Zishan Ahmed साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, this is all the time we have. शुक्रिया ज़िशान साहब, Thank you for being with us. Food standards save lives, ये थीम है, समझ तो आपको आ गई होगी, रीड अप ऑन इट और ज़रूर सोर्स देखा करें कहाँ से आप फल फ्रूट वगैरह जो भी खाने पीने का ले रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करें, क्रॉस कंटेमिनेशन की जिशान साहब ने बात की है, बी विजिलेंट एंड अवेयर कि आप क्या खा रहे हैं और क्या खिला रहे हैं अपने घर वालों को। छोटी सी कभी कभी इग्नोर भी कर देते हैं लोग। अगर आप खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लेंगे और खाना पकाने से पहले चीज़ों, बट यू नो एट टाइम्स पीपल इट नीड्स टू बी सेड अगेन, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, आप बहुत सारी कंटेमिनेशन से बच जाएंगे अगर आप खाना पकाने से पहले अच्छी तरह चीज़ों को धो लेंगे, साफ कर लेंगे तो आप बहुत सारे मामलात आप बेहतर कर लेंगे। कल लाहौर में एकदम से काली घटाएं आई अच्छा, और मैंने एक लाइन थंडरस्टॉर्म हुआ और बहुत ही ज़्यादा मैंने एक लाइन सोची हुई थी मौसम के हवाले से, नहीं गाना नहीं गाऊंगी आज। मुल्क भर में मौसम की अदाएं समझ नहीं आ रही, कैसा है? अच्छा था शायराना है। थैंक यू वेरी मच। मैं रट के आई थी कि मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि वाकई अगर देखा जाए तो कल जो लाहौर का अगर हम हाल देखें, इतनी आंधी, इतना तूफान के बिग ट्रीज वर अपरूटेड। अब्दुल्ला जो वीडियोस निकल रही थी, मतलब दरख्त उखड़ के गिर रहे हैं और काफ़ी गाड़ियाँ भी डैमेज हुई थी वैसे और लोग भी मुतासिर हुए। कल मैं लाहौर में बात कर रहा था और पता ये लगा कि एकदम से बादल गरजना शुरू हुए हैं और इतना गरजना शुरू हुए कि फिर बरसना भी शुरू हो गए और फिर मौसम भी सुहाना हो गया। लेकिन कराची में ऑन द कॉन्ट्ररी शदीद हब्स की कैफियत, बर्निंग, बस आग ही लगने की कमी है, बाकी आग तो समुद्री हवा बिल्कुल ऐसा लग रहा था बंद, स्टैटिक स्टिल सूरत हाल थी। इसी और दीगर मुल्क की भी सूरत हाल हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए हम बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब चलें, हम कराची में रहते हैं इसलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। मतलब व्हाट इज़ रॉन्ग, ये जो कैफियत है शदीद हब्स की, समुद्री हवाएं चल नहीं रही हैं, ये जो साइक्लोन की खबरें थी और समुद्री दबाव था, उसी की वजह से ये फिनोमेना हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या? जी बहुत शुक्रिया। देखिए साइक्लोन तो खैर अभी काफ़ी दूर है, वो तो कुछ 1360-70 किलोमीटर कराची के जनूब में है इस वक्त, तो उसका फ़िलहाल इतना असर नहीं है हमारे इस वेदर पे कराची के। वैसे जो होता है ना, जैसे पेरियोडिकली चेंजेस आ जाती हैं, कुछ दिन तेज़ हवाएँ समुद्री हवाएँ चलती हैं, लेकिन कुछ दिन हवा जैसे आज पिछले 2-3 दिन से उतनी ज़्यादा सी ब्रीज ज़्यादा स्पीड से नहीं चल रही, तो हवा में ज़ाहिर है कि जो इसका नमी का तनासब है वो बहुत ज़्यादा है। ऑन एवरेज 60 से 70% चल रहा होता है, रात में तो और 85 से के आसपास चला जाता है। और चूंकि विंड बहुत कम है तो उसकी वजह से हब्स की कैफियत ज़्यादा है। लेकिन ये जून के महीने में होता है अमूमन इस तरह से
मई के आखिरी दिनों में और फिर जून में। अमूमन 15 जून के बाद जाकर फिर सी ब्रीज कुछ स्ट्रांग होती है और क्लाउड्स भी कुछ ज़्यादा तादाद में आने लगते हैं, तो फिर इसमें कुछ इसकी शिद्दत में हब्स की शिद्दत में कमी होती है। तो वो जो साइक्लोन जिसकी बात हो रही है, क्या वो हमें बाईपास कर जाएगा या फिर बच जाएंगे हम लोग, मतलब क्या सीन है उसका? देखिए अभी तो काफ़ी दूर है और इनिशियली उसका ट्रैक जो है ना वो शुमाल मगरब की जानिब है। अभी तो समंदर के अंदर अंदर ही, मतलब उसको एटलीस्ट 5-7 दिन यानी एक आध हफ्ता लगेगा उसको किसी उस पर पहुंचने में। तो अगले 3 दिन तक, 3 से 4 दिन उसका ट्रैक शुमाल मगरब की जानिब ही रहेगा। और शुमाल मगरब की जानिब भी अगर रहता है तो फिर ओमान की तरफ निकल जाएगा। इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, शुमाल मगरब की जानिब निकले तो ओमान की तरफ, और फिर ओमान के करीब पहुँच कर बाज़ औक़ात जो वेस्टर्ली वेव ऊपर से आ रही होती है उसकी ग्रिप में आ जाता है, तो फिर वो रिकर्व होकर इधर इंडियन गुजरात या हमारे साहिल के करीब कभी इम्कान होता है, जैसे कि पहले एक केस में 2010 में ये हुआ था। तो देखें अभी तो उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी तो अभी आपके लिए खतरे की कोई बात नहीं, बिल्कुल खतरे की कोई बात नहीं है, वैसे भी ये इधर उधर हो ही जाता होता है। अल्टरनेटिव ठिकाना तलाश करने की जरूरत नहीं है। बाकी मुल्क की सूरत हाल हमें बताइए। अब बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड वेदर पैटर्न्स, वैसे हर साल ही हम कहते हैं, लेकिन लोगों ने कंबल निकाले हुए थे। अभी चंद दिन पहले की बात है, लाहौर और गिरदोनमा की हम बात कर ले, इस्लामाबाद वाज कोल्ड। सो मुल्क में आने वाला हफ्ता या आने वाले दिन मौसम क्या मामूल के मुताबिक रहेगा या इस तरह के कुछ फिनोमेनास देखने को मिलेंगे? देखिए बिल्कुल ये जून के महीने में मई के आखिर तक भी और अभी जून के दिनों में भी वही वेस्टर्ली वेव का असर है मुल्क के शुमाली इलाकों में, जैसे लाहौर का आपने जिक्र किया, और दूसरी कल मुल्तान में शदीद ग्यालाबारी हुई। और वो बेसिकली जो वेस्टर्ली वेव है वो उसका जून में आना ही एक तरह से अनयूजुअल चीज़ है। और फिर उसके ज़ाहिर रिजल्ट के तौर पर एक तरफ से अरेबियन सी से उसको वार्म मॉइस्ट एयर मिलती है और दूसरी तरफ से कोल्ड एयर ऊपर से आ रही होती है, यानी साउथ एशिया से कोल्ड एयर ट्रैवल करती हुई ना नीचे हमारे रीजन तक पहुंच रही है, और इधर से अरेबियन सी से मॉइस्ट एयर उसको और वार्म एयर मिलती है, तो एकदम धमाके होते हैं इस तरह के, जैसे कि कल लाहौर में हुआ। तो ये अनयूजुअल है बिल्कुल, और इस तरह से स्कैटर्ड वेदर रहेगा वही जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, और फिर उधर केपी के कुछ इलाकों में और कश्मीर में और इस्लामाबाद से ऊपर के जो इलाके। बारिशें सरदार साहब कब से शुरू होंगी? बारिशें मानसून ईद पे बारिश है? ईद पे भी हाँ, और कराची स्पेसिफिक भी बता दें कि बकरा ईद तक कोई बारिशों का सिलसिला एनीथिंग? देखिए बकरा ईद तक तो कुछ ऐसा खास सिलसिला नहीं लग रहा कराची और सिंध की हद तक, लेकिन मानसून तो खैर जुलाई से स्टार्ट होता है, लेकिन प्री मानसून बारिशें वस्त इससे जून के वस्त से शुरू होने का इम्कान है। वही जो हमारी मानसून की कोर पट्टी होती है, यही फैसलाबाद, लाहौर और ऊपर से गुजरांवाला, सियालकोट, ये इस्लामाबाद तक, उन एरियाज़ में 13 या 14 जून से आगे फिर बारिशें शुरू होने का इम्कान है, प्री मानसून बारिशें। सिंध में कोई ऐसा ख़ास उस तरह की वेव नहीं है अभी तक। देखिए सूरत हाल बदल जाती है, साइक्लोन कुछ करीब आता है अगर, तो फिर कुछ हो सकता है इम्कान, उसका वेट करना पड़ेगा। चले वेट ही कर लेते हैं सरदार साहब, हमारी यहाँ सड़कें भी बहुत उखड़ी हुई हैं। हाँ तो अच्छा ही है वैसे इस वक्त बारिश ना हो, बिकॉज हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे उस बारिश को। थैंक यू सरदार सरफराज साहब फॉर बीइंग विद अस। हीट वेव का भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, बस जो है वो इसी तरह ही चल रहा है। अच्छा जी, इस सारे रौले में आपको ये पता है कि बजट भी आने वाला है और परसों 9 जून को पेश किया जा रहा है। आवाम दोस्त बजट के दावे बहुत हो रहे हैं हमेशा की तरह, लेकिन अमली तौर पर हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मतलब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फ़र्क इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, मईशत ऐसा लग रहा है अपनी आखिरी सांसें ले रही है। शायराना, ये भी काफ़ी आपने शायराना रोना सा आ रहा है इस बात पे। तो माशी इस्तेहकाम दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। पिछले हफ्ते ओपन मार्केट में डॉलर नीचे आने पर हुकूमत ने बड़ी कोई ठट्ठे लगाए थे, खुशियाँ मनाई थी, लेकिन ये खुशी एक दिन से ज़्यादा भी नसीब ना हुई। तो नजर आज जो बहुत बड़ी हिस्टोरिक ख़बर आई है, डॉलर की प्राइस के अंदर जो 27 रुपए की कमी है, वो जो इंटरवेंशन हुई है क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं वो इंटरबैंक के ज़रिए होने की, ये कोई इसके अंदर एक्सोजेनस फैक्टर्स नहीं है, बल्कि ये वो पॉलिसी इंटरवेंशन है जिसके ज़रिए डॉलर की स्टेबिलिटी की तरफ जाया जा रहा है। अगर इस पेट्रोल की कमी और डॉलर प्राइस की कमी की और ये जो ऑयल में कमी है, आटे में कमी है, एलपीजी के सिलेंडर्स में कमी है, कमर्शियल और हाउस होल्ड्स के लिए, इनका डायरेक्ट रिलीफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम और आम आदमी को मिलना चाहिए।
अच्छा जी, ये मुझे बताया जा रहा है, बिकॉज आई वॉजेंट हेयर ऑल्दो आई वॉज फॉलोइंग द न्यूज़, तो ये एक दिन 27 रुपए नीचे आया था, फिर दूसरे दिन ऊपर जाना शुरू हो गया फिर फौरन। हाँ, मतलब हुकूमत रुपए पर आया मुस्तकिल जवाल रोकने में नाकाम है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 290 से नीचे है, लेकिन इस कीमत पर कोई डॉलर न खरीद रहा है न बेच रहा है। जब तक डॉलर कंट्रोल में नहीं होगा, महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी, और ये लिटरली बातें अब मजाक लगना शुरू हो गई हैं। हुकूमत फैसलों में तो तेज़ है, लेकिन अमल कराने में सिफर है, सिफर बटा सन्नाटा है। इनफैक्ट ज़र मुबादला बचाने के लिए एक बार फिर मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला हो गया है। ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन अपने आप को भी तो देखो, खुद भी तो कुछ करें। होना चाहिए तो ये कोई अच्छे वक्तों में ऐसी मुहिम चलाया करें जहां इमरजेंसी पड़ी हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि पीपल विल फॉलो। ये नी जर्क रिएक्शन वाली चीज़ें नहीं होंगी कि जी आज ही 8 बजे बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। काबीना ने पैकेज मंजूर किया था कि एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं, उनको ख़त्म करके एलईडी लाइट्स पे स्विच किया जाए, और इसी तरह जो गीज़र्स हैं उनके अंदर जो इनएफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए वहाँ पर उनको अपग्रेड किया जाए। ये वो ऐसे इक़दाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर सकते हैं। तो काबीना ने इस पर फैसला किया था, लेकिन उसमें सूबाई हुकूमतें शरीक नहीं थी। तो आज NEC में उसे हम इसलिए दोबारा लेकर गए कि आज सूबाई हुकूमतें भी NEC में शरीक थीं, तो लिहाजा अब हम उम्मीद करते हैं कि सूबाई हुकूमतें एनर्जी कंजर्वेशन का जो पैकेज मंजूर हुआ है इस पर अमल दरामद कराएंगी। अच्छा, ये बात ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ कीन फॉलोअर ऑफ न्यूज़ एंड यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन, तो ये एक साल में ना जाने कितनी बार बाय द वे हम बिजली की बचत के ऐसे ऐलानात कह चुके हैं, सुन चुके हैं, और किसी ने आज तक फॉलो नहीं किया, ना पहले फॉलो किया ना अब फॉलो किया, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक्चुअली ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनसे कभी पूछा नहीं जाता, उनसे कभी मुशावरत की नहीं जाती। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दिस टाइम एज वेल। ये तो हम आपको पहले ही बता दें। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बुस्तान साहब हमारे साथ हैं। डॉलर के फ़र्क पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, हुकूमत ने डॉलर कंट्रोल का मंसूबा बनाया, बैंकों को कार्ड ट्रांजैक्शंस इंटरबैंक रेट पर चार्ज करने का ऑर्डर हुआ, और एक दिन में ओपन मार्केट में डॉलर नीचे आ गया। बड़ी हम खुश हुए, आप भी तारीफ़ करने वालों में शामिल थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर फिर? देखो, डॉलर 315 और 320 के दरमियान चला गया था, और क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी, 10 से 15 मिलियन डॉलर पर डे थे, और वो इतना मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। हमारे पास टोटल सप्लाई जो थी वो 5 से 7 मिलियन डॉलर है, और जब डबल डिमांड आएगी तो ज़ाहिर रेट नहीं बढ़ना था, और 285 से बढ़ते बढ़ते 320 तक जब गया, तो मेरे डार साहब का फ़ोन आया, मैंने उन्हें बताया पूरी सूरत हाल से, कहा कि बैंक ख़रीद रहे हैं अपने अकाउंट क्रेडिट कार्ड जो होल्डर है उनके लिए, और इस वक्त 5 करोड़ के करीब बैंकों ने, कमर्शियल बैंकों ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड लोगों को दिए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, इनकी डिमांड हमारी पूरे करने में हमारे बस में नहीं है। तो उन्होंने फौरी तौर पर स्टेट बैंक को कहा, और उन्होंने ये सर्कुलर जारी कर दिया, डॉलर जो अब जितने भी कमर्शियल बैंक हैं क्रेडिट कार्ड की बैंक इंटर बैंक से करेंगे। तो उस सर्कुलर के बाद डॉलर का रेट यकदम 320 से कम हो के तकरीबन उस दिन तो 285 में कोई ख़रीदने वाला नहीं था, इतने लोग खौफ ज़्यादा थे। लेकिन बाद में क्योंकि इस वक्त मार्केट में और भी प्लेयर हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे जब रेट गिरा तो फ़ायदा उठाने जाते हैं। और इसके अलावा जेन्युइन बाइंग भी है, जो हज पे जा रहे हैं, हज फ्लाइट की जो हाजियों को पहले डॉलर और रियाल तकरीबन 85 रुपये का रियाल मिल रहा था, अब उन्हें अल्लाह का शुक्र है 79 और 80 रुपये में मिल रहा है आज भी। तो इस तरह डॉलर उन्हें जो पहले 320 का मिल रहा था, अब उन्हें 300-301 के करीब मार्केट थी आज। कल थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन वो उसकी वजह ये थी कि मार्केट में सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, और बैंक बंद थे। बैंकों ने डॉलर जो एक्सचेंज कंपनी को देने थे दिए नहीं, आज जाके दिए। आज देखा डॉलर का रेट फिर गिर गया। तो कल भी अगर बैंकों ने बर वक्त डॉलर दी, तो मेरी स्टेट बैंक में बात हुई है और बैंकों से भी बात हुई, वो कह रहे हैं जी हम बिल्कुल कल डॉलर की डिलीवरी को यकीनी बनाएंगे। तो वक्ती तौर पे आज फ्लाइटें जो है 10-15 दिन रह गए, इनकी डिमांड है, और जो ही डिमांड ख़त्म हो गई तो डॉलर का रेट आगे ईद भी है और काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर आएंगे, तो आप देखेंगे डॉलर का रेट बड़ी तेज़ी से गिरेगा।
चलिए जी, हज फ्लाइटों के बाद भी देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा मलिक साहब, जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि करेंसी मार्केट या फिर मार्केट के चंद लोग जो हैं वो ही डिक्टेट करवा रहे हैं कि डॉलर किस रेट पर चलेगा। हुकूमत, स्टेट बैंक वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है ख़ास। तो इस तरह तो ऑब्वियसली हुकूमत कुछ भी कर ले, ओपन मार्केट कंट्रोल करना बिल्कुल ही नामुमकिन ही हो जाएगा। ऐसा ही है। हमारे समझो कौम किसी हाल में खुश नहीं है। फिर जब हुकूमत डॉलर का रेट बढ़ाती है इंटर बैंक में तो कहते हैं जी वो क्यों बढ़ा दिया, जब वो बढ़ाती नहीं है तो कहते हैं क्यों बढ़ा नहीं रही, ये तो आर्टिफिशली कैप लगाया हुआ है। भाई जाएँ तो जाएँ कहाँ, इस एक्सचेंज कंपनियों ने आखिर खुदा खोफी करो, इस तरह की क्रिटिसाइज़ नहीं करो। डिमांड और सप्लाई होता है, डिमांड बड़ी आपको पता है इस वक्त बैंकों की डिमांड के अलावा जो है इस वक्त जो 7000 कंटेनर लोगों ने बगैर एलसी के मंगाए थे उनकी पेमेंट अभी तक जारी है और स्टेट बैंक ने उसको माल को सेव करने के लिए अभी लोगों के कंटेनर वहाँ खड़े हैं। ये कहा है कि आप मार्केट से ले लें या बाहर से अरेंजमेंट करें, तो उनकी भी बैंक चाह रही है, तो उनको तो देना है डॉलर। और मार्केट का जो रेट है वो अप डाउन अगर होता है, फ्लोट मार्केट है, इसमें फिक्स तो है नहीं। फिक्स होती तो एक जैसा रेट रहता था, डिमांड जब बढ़ती है बढ़ता है, जब कम होती है तो कम हो जाता है। तो इस चीज़ को भी देखें, कहाँ मार्केट 220 से कम हो के 290 पे आई, अब अगर थोड़ी बढ़ गई फिर आज गिर गई है। तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल है। गवर्नमेंट अपना देखो इन हालात में, जबकि पाकिस्तान का डेली डडोरा पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, पेमेंट नहीं देगा। खुदा खुफी करो, इतना भी डडोरा ना पीटो भाई। 10,000 डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। हर महीने जो है 2 अरब डॉलर की वर्कर रेमिटेंस है, 2 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट है, 4 अरब डॉलर तो ये वो आपके आ रहे हैं। अभी देखो आपका 28 महीने में पहली दफ़ा करंट अकाउंट सरप्लस हुए 628 मिलियन, बड़ी बात है। पिछले कितने सालों से पाकिस्तान नुकसान डेफिसिट बढ़ ही रहा था लेकिन अब कम हो रहा है। तो हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। और आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं, ये इनके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दूर दूर के ही निशान है। जब 98 में 400 मिलियन डॉलर रहे थे उस वक्त डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तब क्यों डिफ़ॉल्ट करेगा। चलिए, आप तो बहुत पुरुमीद है मलिक साहब। अब ये बता दीजिए कि इस वक्त आपकी नज़र में, चूँकि आप इतने पुरुमीद हैं, डॉलर की हकीकी वैल्यू क्या है, आइडियली किस कीमत पर मिलना चाहिए, और आने वाले दिनों में क्या कुछ रुपए की कदर बेहतर होगी, डॉलर नीचे आएगा? देखो जी, IMF ने हमें कहते हैं ना, हुकूमत को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। रोज़ एक मुतालबा कर देते हैं, पिछले 6 महीने से 1.5 लाख है और वो एक से एक बड़ों को मुतालबा करते हैं। ये उनकी वजह से ये पैनिक आया हुआ है। और उसका क्योंकि बैड लक जो उन्होंने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर देने हैं, वो अब हुकूमत ने तो हर तरह का हरबे आजमा लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात कर ली, लेकिन मैं ना मानूं वाली बात है। अब अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने कहा जी अब स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट का मीटिंग होने वाली है, अल्लाह करे ये हो जाए। और अब अगर IMF को प्रोग्राम नहीं भी होता तो हुकूमत ने बैकअप बना लिया। और हुकूमत जो है इस वक्त, मैं यही कहूँगा, डॉलर का अगर रीजन में देखें, इंडिया का रुपया इस वक्त भी 82 है, अफ़गानिस्तान का 86 है, बांग्लादेश का 95 है, श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट कर गया था उसका रेट 300 से बढ़ के 325 पे गया और फिर अब वापस आ गया, फिर वही दोबारा 300 पे आ गया। तो इसका मतलब पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान का रेट रीजन में देखें तो पाकिस्तान का ब्लूमबर्ग ने कहा है, बाकी छोड़े वो, उस पर तो आप यकीन कर लो खुदा के बंदो, उसने 245 रेट दिए। तो यही हकीकी रेट है, वक्ती तौर पर डिमांड है। डिमांड भी क्यों है कि हमारे इम्पोर्टर ने बेवकूफ़ी की, 7000 कंटेनर बगैर LC के मंगा लिए, 4 अरब डॉलर का बोझ डाल दिया पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर। वो जो ही ये बोझ ख़त्म होगा, डॉलर का रेट कोई लेने वाला नहीं होगा। इंडिया ने 20 कंट्री के साथ स्वाप करेंसी अरेंजमेंट किया। पाकिस्तान ने देखो चाइना के साथ, रशिया के साथ और ईरान, अफगानिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड और स्वाप अरेंजमेंट यानी लोकल करेंसी में ट्रेडिंग का मायदा कर लिया। तो ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी इस जंगल से इंशाअल्लाह आज़ाद होगा। चलिए, हमारा दिल ये चाह रहा है, बहुत शुक्रिया आपका मालिक मुस्तान हमारे साथ मौजूद थे, कि आप जो कह रहे हैं वैसा ही हो। हमारा दिल ये चाह रहा है, हमारा दिल ये चाह रहा है। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि इससे पहले भी कई मरतबा इस किस्म की बातें की गई हैं लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हम फिर भी नाउम्मीद हैं, क्योंकि हम ढीठ हैं, इसलिए हम नाउम्मीद नहीं होंगे। और हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में रुपए की कदर बेहतर हो और हमारे मौशी हालत भी बेहतर हो। और जिस तरह खुशखबरी का इंदिया दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, वो भी हमें मिल जाए। I can't believe you're actually sitting on that.
अच्छा जी, ये बड़ी बुनियादी बात है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर मसाइल की जड़ जो है ना, वो क्या है? बेतहाशा आबादी। No more खुशखबरीज on that front. Yeah. So this is the ground reality और कोई नहीं रुक रहा भाई, ये आबादी बढ़ती चली जा रही है और हमारे पास आबादी की मुताबिकत से ना तो वसाइल है, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस नहीं है, और ना ही वसाइल का बंदोबस्त करने के लिए कोई पैसा है। तो वी रियली हैव नथिंग देयर। और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। और अब आपको पता है ये मरदमशुमारी जो चल रही है, इसका काम चल रहा है पाकिस्तान में, तो मालूमात जो सामने आई हैं, पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़ से भी ऊपर हो सकती है। बहुत बड़ा नंबर है और वक्त आ गया है कि आबादी के इस आउट ऑफ कंट्रोल इजाफे पर खुलकर बात की जाए। हमारे साथ मौजूद है डीजी पॉपुलेशन डॉक्टर सबीना दुर्रानी साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बर्थ कंट्रोल और इसकी आगाही के लिए बड़ी कैंपेन्स चलाई जाती रही हैं, अभी वैसे ज़रा कम नज़र आती हैं, फिर भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, रिज़ल्ट क्यों सामने नहीं आता हमारे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कैंपेन तो बहुत ज़्यादा चलाई जाती है, लेकिन कैंपेन चलाने से पॉपुलेशन का मैनेज होना, कंट्रोल होना, इसकी कोई ज़मानत नहीं है। पहले हमने अपने सिस्टम में देखना है कि वाई वी फेल टू कंट्रोल पॉपुलेशन, हम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। उसमें जो बुनियादी एक सबसे, इसके तो बहुत से रीज़न्स हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि जब डिवोल्यूशन हुआ 2018 में, तो आपने प्रोविंसेस को जो हमने उनको बजट देना था, इट वाज बेस्ड ऑन NFC अवार्ड। NFC एक मैथमेटिकल फाइनेंशियल फार्मूला था जिस पे तमाम सूबों को उनको वसाइल दिए जाने थे। उस NFC अवार्ड में हम लोगों ने 88% जो था वेटेज पॉपुलेशन का रखा, यानी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने ही ज़्यादा आपको वसाइल मिलेंगे। अगर अब प्रोविंसेस अपनी पॉपुलेशन को कम करते हैं तो उनको वसाइल भी कम मिलेंगे, उनकी सीट्स इन द पार्लियामेंट भी कम होगी, उनकी सिविल सर्विस में भी सीट्स कम होंगी और उनको और भी वसाइलों की बहुत कमी हो जाएगी। अगर यही रहा तो आप मुझे बताएं प्रोविंसेस अपनी पॉपुलेशन क्यों कम करेंगे? सो ये एक बुनियादी चीज़ है। इसका इजहार उस दिन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, SN इकबाल साहब ने भी कहा कि दिस इज़ द टाइम कि वी शुड रीविजिट NFC अवार्ड, कि वो किस पर दिया जाए। और यही वाला इशू था, इंडिया में भी था और ये बांग्लादेश में भी था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसका पॉपुलेशन का वेटेज 88 उनका भी बहुत था, तो हम भी इसको उन्होंने कम करके अपना कम करवा दिए, जिसकी वजह से उनके वसाइल और पॉपुलेशन को मैनेज किया जाने लगा। मेरी इसमें ये सजेशन है कि इसमें हम पॉपुलेशन के वेटेज को 88 से कम करके 50 पर ले जाएं और उसमें और सोशल इंडिकेटर्स डाल लें, यानी वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों की एजुकेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कितनी है। दूसरा उसमें यह है कि आपने हमारे पास हमने रीविज़िट करना है अपनी पॉलिसीज़ को, प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज़, यानी मैटरनिटी लीव, जो आपका ट्रैवलिंग का जो पॉलिसी है। अब अगर एक औरत है, उसके 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, उनके तमाम बच्चे एहसास प्रोग्राम में या जितने भी हमारे सोशल नेटवर्क के प्रोग्राम में वो कवर्ड हैं। तो अगर आपने उसके नंबरिंग पर नहीं करेंगे, आपने उसको अनलिमिटेड दे देना है, तो हम इंसेंटिवाइज स्मॉल फैमिली नॉर्म को नहीं कर रहे हैं। एक तो उन पॉलिसीज़ को हमने रिविज़िट करवाना है और पॉपुलेशन को हमने लिंकअप करना है तमाम अपने सोशल सेक्टर के प्रोग्राम को। एक चीज़ लास्ट में कहूँगी कि पॉपुलेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू कॉन्ट्रसेप्टिव आगाही, इसके अलावा भी अगर पॉपुलेशन, इट इज़ अ मल्टी सेक्टोरल इशू और इसका असर आपके क्लाइमेट पर भी है, आपकी इकोनॉमी है, आपका एग्रीकल्चर है, यू जस्ट नेम दैट। अभी मैं सुन रही थी कि जी फूड की सिक्योरिटी क्यों नहीं है? एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बेअंगम है। अच्छा डॉक्टर सबीना, ठीक है, ये बात भी होगी, NFC वाला भी आपने बता दिया और बड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिला इस मामले में। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, स्पेशली जो आपने वेटेज की बात की है कि किस प्रोविंस को कितना मिलता है वाया NFC, जितनी पॉपुलेशन होगी उतना मिलेगा। ये तो वही बात होगी अगर इसको बिल्कुल ट्रिकल डाउन कर दें कि फैमिली जिनके 10
10 बच्चे होते हैं और गुर्बत भी होती है, तो वो कहते हैं भाई 10 होंगे तो 10 जाके कमाएंगे भी, तो अगर 2 होंगे तो आपको शायद इतना कमाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, 2 बड़े अच्छी तरह पल भी जाएंगे। ये जो थॉट प्रोसेस है ये किस तरह बताई जाए आवाम को? हुकूमत की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह, लेकिन आवाम इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि द मोर किड्स यू हैव, वो मुश्किलात इंडिविजुअली फॉरगेट के मुल्क पे कितना बोझ पड़ रहा है, वो आप पे कितना बोझ पड़ रहा है, तो ये आगाही कैसे दे? हुमा भी आपने इसमें खुद ही इसका जवाब दे दिया कि अवाम के लिए गरीब लोगों के बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो एक एसेट है। उनके लिए 10-15 बच्चे जो होंगे वो सुबह जाएंगे, गन में से गन उठाकर लेकर आएंगे, उसको बेचेंगे। अगर आपने गवर्नमेंट के लेवल पर, जैसे हम लोग हैं, पहले तो आपने बेसिक पॉलिसीज़ को रेक्टिफाई करवाना होगा। अवाम में आगाही जो है, देखिए उनके लिए आप ये जो बहुत रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, ये आपके लिए एक एसेट भी बन सकती है अगर ये स्किल्ड आपकी ये पॉपुलेशन हो। अब दुनिया में हमें देखना चाहिए कि जहाँ पर नेगेटिव पॉपुलेशन जा रही है, जहाँ पे लोग नहीं है, हमारी अगर यही पॉपुलेशन स्किल्ड हो और हमें पता हो कि जी ग्लोबल में किस स्किल की रिक्वायरमेंट है, हम अपने यही वाला अनयूज्ड जो यूथ है उसको अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिक्वायरमेंट हम उसको स्किल करा के बाहर भिजवाया जा सकता है। तो लोगों की, तो अगर आप कहें कि जी लोगों में आगाही क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उनके लिए उन्होंने ना उनको एजुकेशन देना है, ना उनके लिए मयारी ज़िंदगी रखना है। वो तो जितने बच्चे पैदा करेंगे वो उसमें आपका उनके लिए तो एक वो एसेट बनना है। तो मतलब बेसिकली उनकी लेबर ही होगी, स्किल्ड लेबर का कोई नहीं होगा। जी बिल्कुल यही चीज़ है। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट का, जैसे हम लोग हैं और आप लोग की तवज्जुह से हम लोग ये करवाएं कि जी हम अपने पॉलिसीज़ को रियलिस्टिक और रैशनलाइज करवाना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे उनमें आगाही तो उसमें है, लेकिन ये कि बात इम्पॉर्टेंट ये है कि उसको हम इस अनयूज्ड यूथ को अब जैसे आपने खुद फरमाया कि जी अराउंड 25 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई है, सो नेक्स्ट व्हाट, क्या करें इनका? एक सवाल है मेरा कि इसको क्या किया जाए। तो ये आपकी अनयूज्ड पॉपुलेशन है, अब आप उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। अच्छा, हम अपने रीजन में हम एक सर्टनली हमारा एक साउथ एशियन कल्चर है, हम साउथ एशिया में किसी से सीख सकते हैं कुछ के हमारे हमसाया मुल्कों ने क्या किया है? बिकॉज यू नो माइंडसेट सॉर्ट ऑफ सिमिलर है ना, चाहे भारत देख लें, चाहे बांग्लादेश देख लें, ये सारे मामला देख लें। सो हम कहाँ गलती कर रहे हैं कि हमारी आबादी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी है? देखें जी, गलती तो यही है कि हमारा जो सबसे पहले बेसिक गलती तो यही है कि जिसको मैं देख रही हूँ कि हमारी NFC अवार्ड को रिविजिट करने की ज़रूरत है। वो तो साथ में होता रहेगा, ऑफ कोर्स ये वन डे की बात नहीं है, इस पे टाइम लगेगा, लेकिन जो अब हमारी अनयूज्ड पॉपुलेशन है, आप उसको इंडिया और बांग्लादेश क्या कर रहे हैं, वो ग्लोबल रिक्वायरमेंट देखते हैं, उनकी नर्सेज, उनके मिडवाइफ्स, उनकी स्किल्ड लेबर। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाए उनको वो आपको उन लोगों की भरमार मिलेगी। हमारे पास जो है हम अपनी जो एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन उस एजुकेशन का भी क्या फ़ायदा जब आगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होगी। तो आपने दुनिया को देखकर, अगर एक मुल्क है फॉर एग्जांपल, मैं आपके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। आई एम अ डॉक्टर, तो इसलिए मेरा फोकस थोड़ा सा मेडिसिन और उसकी तरफ चला जाता है। अगर आपकी वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उनको नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। हम कहते हैं कि जी फिलिपिनो नैनीज़ बड़ी अच्छी होती है, तो ये वो वाली, और इस तरह की हमारे स्किल्ड लेबर को अब दुनिया के मुताबिक कि ग्लोबल रिक्वायरमेंट क्या है, आई रिपीट दैट, उसके मुताबिक इस स्किल को आप अपने लोगों को स्किल करवाएं। और इसको, और ये भी है कि अगर हम अभी से इस पे काम शुरू कर लेंगे तो नेक्स्ट 10-15 साल हमें डॉक्टर सबीना, एक एग्जांपल तो हमारे यहाँ ही है, जैसे सियालकोट में अगर देखें तो ऑलमोस्ट एवरी नुक एंड कॉर्नर, एवरी फैमिली वो एक स्मॉल इंडस्ट्री की तरह ही काम कर रहे होते हैं, उनके घरों में छोटे छोटे बिजनेसेस खुले होते हैं। सो दैट इज़ अ मॉडल दैट कुड परहैप्स बी फॉलोड, बिकॉज अदरवाइज तो जिनके 5-6 बच्चे होंगे वो सारे एहसास प्रोग्राम या इधर उधर ही घुसे होंगे और ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क। इज़ दैट अ गुड मॉडल टू फॉलो कि अगर आप कुछ कर ही रहे हैं और आबादी भी है तो इतने खुद मुख्तार हों कि अपनी छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाएं?
देखें, स्मॉल इंडस्ट्री बनाने के लिए यू नीड रिसोर्सेज, इट्स नॉट दैट मच ईजी। और फिर जो आप चीज़ बना रहे हैं उसकी खपत आपके मुल्क में रिक्वायरमेंट कितनी है, यही तो मुसीबत होती है कि हम लोग जो भी चीज़ बना रहे होते हैं वो हमारी नीड के, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो आई रिपीट दैट अगेन कि जी हाँ, इस टाइम पे हमें इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करवाना चाहिए। हमारे पास ज़र मुबादला की बहुत कमी है, हमारे पास इस वक्त इकनॉमिक क्रंच आया हुआ है। अगर हम इसी चीज़ को, इन लोगों ने भी, इंडिया, बांग्लादेश, उन्होंने भी अगर अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव किया है, यही वजह है कि उनके दुनिया में जिस तरह की लेबर रिक्वायर्ड है हम उस तरह की लेबर प्रोड्यूस करें। एक तो ये हो गया क्योंकि हमारे पास ये जो एग्जांपल हम एज अ फुटनोट हम यूज कर रहे हैं सियालकोट वाले, वो तो एक्सपोर्ट भी बहुत कुछ करते हैं। आपको पता है कि मेडिकल इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स की कितनी चीजें हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि हम ये तो जो हमने काफी से बात की है कि हमारी जो इतनी बड़ी आबादी है इसको कहाँ आरे लगाना है, सो वो एक है कि हमने आरे लगाने वाली बात थी, क्योंकि आरे जब लगते हैं ना तो वो लेबर नहीं, तो हमने उसको ठीक मानों में आरे लगाना है। इस तरह के हमने दुनिया में ग्लोबल सर्वे करना है और जिस मुल्क में जिस तरह की ज़रूरत है, क्योंकि हम सबको तो यहाँ नहीं रख सकते, वहाँ उस तरह के लोग स्किल्ड करके भेजें। आप ये बताइए, गाँव में बैठा हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ, बलूचिस्तान में इंटीरियर सिंध में बैठा हुआ एक नौजवान या एक लड़की या एक नौजवान शादीशुदा कपल जो इस वक्त हमें देख रहा है, हम उसे कैसे समझाएं? हम 2 बच्चों की बात नहीं करते कि उतने ही बच्चे आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए जितने आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकें और उनकी अच्छी परवरिश कर सकें। Education. और इस सिलसिले को रोकने के लिए आपके पास बर्थ कंट्रोल दवाइयाँ भी हैं और भी 100 तरह के काउंटरसेप्टिव तरीके हैं पैदाइश बच्चों की पैदाइश रोकने के लिए जो नौजवान लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, उसमें जी देखें, पॉपुलेशन का ताल्लुक जो है ना, फैमिली प्लानिंग इज़ जस्ट अ टूल टू इम्प्रूव मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। इससे ज़्यादा और कोई ताल्लुक नहीं होता। जब गैप आ जाता है तो उसमें उसकी माँ और बच्चे की सेहत वो अच्छी रहती है। जब आप बात कर रहे हैं कि जी जो लोग हमें देख रहे हैं, हम पॉपुलेशन फैमिली प्लानिंग इसलिए, इसकी ये वजह भी नहीं है कि हम उनके बच्चे कम करवाना चाहते हैं, हम माँओं की और बच्चों की अमवात को भी कम करवाना चाहते हैं। एक माँ जो होगी, अगर उसकी सेहत अच्छी नहीं होगी और वो बार बार प्रेगनेंसी के दौर में जाएगी तो ना सिर्फ उसका बच्चा मर जाएगा बल्कि उसकी अपनी ज़िंदगी को भी, या तो वो मर जाएगी या उसको ऐसी बीमारियां हो जाएगी जो डिबिलिटेटिंग डिजीज़ेज़ होती है, जिसमें ये बिल्कुल माजूरी की तरफ चली जाती है। तो गांव में या आम लोगों को करवाने का मकसद, और तमाम गांव नहीं, तमाम पॉपुलेशन को बताने का, तमाम लोगों का, कि फैमिली प्लानिंग ये सिर्फ ये नहीं है कि इसका एक तो मकसद ऑफ कोर्स कि पॉपुलेशन आपका वाइडर रिस्पेक्ट में, इसका मकसद पॉपुलेशन जितनी कम होगी हमारी रिसोर्सेज के मुताबिक हम अच्छी मयारी ज़िंदगी कर सकेंगे। लेकिन इसका दूसरा इम्पैक्ट इंडिविजुअल लाइफ पर यह है कि आपके जितने बच्चे कम होंगे, माँ सेहतमंद, बच्चा सेहतमंद और आपका माशरा सेहतमंद। दीज आर द थिंग्स। और उसमें एक और चीज़ भी मैं बताऊं कि हमने जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पर हो, कोई INGO, NGO, अब वो टाइम गुजर गया कि फैमिली प्लानिंग को अलग देखा जाता है। अब प्रोग्राम से माँ और बच्चे की सेहत को अलग, न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत को अलग, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रोग्राम माँ और बच्चे की सेहत से क्लोजली लिंक्ड है। एक और चीज़ आपको बताऊं कि हमारे इस्लाम में, कुरान में बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पिलाना वो है, लेकिन ये है कि अभी तक हमारे मुल्क में लेस देन 50%, मतलब 20 के 30% ख़वातीन वो बच्चों को, अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है। ये आगाही है क्योंकि इससे ना उनकी बच्चे की सेहत अच्छी रहती है, बल्कि माँ भी बहुत से अगर वो दूध नहीं पिलाती तो उनको छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये है कि इट्स अ जॉइंट एफर्ट एंड मल्टी-सेक्टोरल एफर्ट। that's all the time we have। लेकिन आपसे बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला है इस टॉपिक पे बात करके, क्योंकि आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स रेज किए जो इससे पहले नहीं इस मामले पे जब भी हम डिस्कशन करते हैं रेज किए जाते हैं। अच्छा, हम स्किल्ड लेबर की बात कर रहे थे ना, इधर के जितने बच्चे हो, तो मतलब जो बच्चे हों या जितनी पॉपुलेशन हो, उनको किसी काम पे लगाना चाहिए, और ज़्यादा हो तो अच्छा काम हो, इट्स गुड, नॉट एनी मोर दो। आपको पता है कि दुनिया में कितनी जो ह्यूमन जो लोग काम करते थे, दे आर बीन टेकन ओवर बाय कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स। तो ये इन द लॉन्ग रन ये चीज़ें भी ख़त्म होने वाली हैं, तो इस पे भी गौर हो। अच्छा जी, हम बात करेंगे फुटबॉल की और हम बात करेंगे स्ट्रीट
फुटबॉल की, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का मकबूल तरीन खेल है फुटबॉल। पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन पाकिस्तान आलमी सतह पर इसमें खासा नाम नहीं बना सका। बट वी लव फुटबॉल, वी वॉच फुटबॉल, और हमारी स्ट्रीट फुटबॉल बहुत मकबूल है। बिल्कुल, उम्मीद की किरण भी यही है एक्चुअली कि हमारे नौजवान और बच्चे अपना खूब टैलेंट दिखा रहे हैं इसमें और उम्मीद बढ़ा रहे हैं। ख़ास तौर पर स्ट्रीट चिल्ड्रन, जिनकी टीम जब भी स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप के लिए जाती है, मुल्क का नाम रोशन करके ही आती है। गुज़िश्ता साल भी हम रनर्स अप थे और फीफा ने पाकिस्तान को इवेंट की बेहतरीन टीम करार दिया था, और इस साल 29 जुलाई 2023 से दुनिया का सबसे बड़ा यूथ का फुटबॉल टूर्नामेंट ऑस्लो, नॉर्वे में मुनक्किद हो रहा है, जिसके लिए ट्रायल्स का सिलसिला जारी है। वज़ीराबाद और नवां शहर एबटाबाद में ट्रायल्स मुनक्किद किए गए। पाकिस्तान स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल टीम 2014 और 2016 में नॉर्वे कप में शिरकत पहले भी कर चुकी है। इस मरतबा भी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। रेहान ताहिर हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल, रेहान तारिक हमारे साथ हैं, जो कि ताहिर, सॉरी मेरे पास तारिक लिखा होता है। एनीवे, मैंने जो है पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम है। रेहान, क्या हाल है आपका? रेहान, दुनिया में हमारा स्ट्रीट फुटबॉल में तो बड़ा नाम बन गया, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बाद में बात करेंगे कि इससे हम ऊपर वाले लेवल पे कब जाएंगे, लेकिन अभी बताएं, जो टीम आप तश्कील दे रहे हैं, जो इस बार नॉर्वे जाएगी ऑस्लो, वो हमारे जो एस्टैब्लिश्ड स्ट्रीट फुटबॉलर्स हैं उन्हीं की है, या वी हैव न्यू पीपल एज वेल? बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले तो जो आपका ये प्रोग्राम है इसका बहुत शुक्रिया कि आपके तवस्सुस से जब आपने हम कतर में गए, दोहा में गए, तो आपने बारहा हमें वक्त दिया और हमारे उन बच्चों को मौका मिला, और उन बच्चों को जो पजीराई मिली, मैं समझता हूँ उस पर जियो, और आपका ये प्रोग्राम जो है ना, इसकी मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ। दूसरी बात ये है कि देखिए, पाकिस्तान का जितना टैलेंट है, ये वो टैलेंट है जो गली कूचों मोहल्लों का टैलेंट है। मैं बारहा ये डेफिनेशन लाजमी प्रोग्राम में बताता हूँ कि स्ट्रीट चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं जो 10 से 12 घंटे अपने वालिदैन की निगहदाश्त के बगैर अपना वक्त गुजारते हैं। तो वो कोई बच्चा भी हो सकता है। ये हमारी गलती है कि हम उसको लेबर में, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी गलती है, हम उसे घरों में काम करवाते हैं। हमने ऐसे बच्चों को उठाया, मुकामी सतह पर उनको इकट्ठा किया, फिर उनको कौमी सतह पर लेकर गए और आलमी सतह पर ले जाने की हमारी ये 9वीं इंशाल्लाह कोशिश होगी, जो कि नॉर्वे कप की सूरत में सामने आएगी। पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड टीम इस वक्त फीफा की रिपोर्ट के मुताबिक नंबर 1 है, सबसे मुमताज़ हैसियत रखती है। और पुराने जो बच्चे जो हमारे कतर के वर्ल्ड कप में हमारे साथ थे, जिन्होंने पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन हासिल की पाकिस्तान ने, उसके 8 बच्चे इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे, और नए 8 बच्चे जो हैं इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के टैलेंट को मज़ीद हंट कर रहे हैं। आपको पता है सबसे बड़ा मसला इन बच्चों का आइडेंटिटी का है, दूसरा बड़ा मसला इन बच्चों की एजुकेशन का है, और तीसरा बड़ा मसला जो है वो इनका राइट ऑफ एजुकेशन है, यानी कि तालीम भी एक बड़ा मसला है, आइडेंटिटी भी एक बड़ा मसला है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को उठाएं और इन बच्चों को आइडेंटिटी दें, पासपोर्ट की सूरत में, नादरा के बेफॉर्म और शनाख्ती कार्ड की सूरत में, क्योंकि ये चीज़ें भी इनके पास नहीं होती। आपका रेहान कहने का मतलब है दिस इज मच मोर देन फुटबॉल, ये बच्चों की एक आइडेंटिटी क्रिएशन, उनका कॉन्फिडेंस, दिस इज मच मोर देन। प्रोजेक्ट आम अमूमी प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें जो सोशो साइको सेक्टर है वो मुस्लिम हैंड्स हमारे साथ ताउन करता है, साहिल जो है इन बच्चों की सेफ गार्डिंग के ऊपर काम करता है। तो हम बच्चों की तरबियत, बच्चों की नशोनुमा और आलमी स्तर पर जब बच्चे जाएंगे तो वो सफीर अमन बन के जाएंगे। ये हर ताले की चाबी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ पर आप सफारती स्तर पर बहुत सारी महाज पे नहीं लड़ सकते, नहीं बात कर सकते, तो पाकिस्तान ने जिस तरह रशिया के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखाई स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप ने, स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने, फिर अभी दोहा में, इससे पहले ब्राज़ील में, नॉर्वे में, गोथिया कप चाइना में, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन बच्चों को हम लेकर आए, और ना सिर्फ इनको बल्कि अभी अच्छा, एक फिनोमेना हमने आपसे समझना है कि हम अपने स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करें तो इनकी टीम हमेशा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती है, दुनिया की टीमों से मुकाबला करती है, दे स्टैंड आउट और मतलब चैंपियंस होते हैं, रनर्स अप होते हैं, फाइनल तक पहुंचते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा जो नेशनल सतह का फुटबॉल है उसका हाल सबके सामने है। तो हमारे ये स्ट्रीट चिल्ड्रन वाले ऐसा क्या करते हैं, या इनके पास ऐसा क्या गुर है कि भाई दे स्टैंड आउट, एंड बाकी फुटबॉल का हाल सबके सामने ही, सबको पता ही है कि वी आर नॉट डूइंग वेल इन दैट। अब्दुल्ला जी बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, जब सच्चे जज्बे होंगे और ट्रू आप टैलेंट को हंट करेंगे, किसी की सिफारिश नहीं होगी। पाकिस्तान का कोई भी बंदा हमें सिफारिश के साथ किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं कर सकता। कोच रशीद साहब जो कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के कोच रहे हैं, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के खिलाड़ी रहे हैं, वो इस टैलेंट को हंट करने के लिए अपनी 71 साल ज़िंदगी उनकी हो चुकी है, और वो इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। जब मिशन ज़िंदगी का हो ना पाकिस्तान, तो फिर ये जज्बे, ये चीज़ें सामने कभी भी नहीं आती, फिर टैलेंट सामने आता है। और यकीन
करें कि जो मैं इन बच्चों को जब खेलते हुए देखता हूँ, हमारा तो क्योंकि सिर्फ इसकी प्रोजेक्ट की लीडिंग और इसकी मैनेजमेंट और ओवरऑल फाइनेंसिंग और चीज़ों के हवाले से ताल्लुक होता है, लेकिन असल तो वो खिलाड़ी हैं जिन मैदान में जब उतरते हैं तो उसकी तरबियत, उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, वो उन कोच रशीद साहब जो है रेहान अग्रीड। ये बताएं कि जब ऑब्वियसली ज़बरदस्त है और ये ऑल राउंड बच्चे की एक डेवलपमेंट है, लेकिन जब आप लोग वापस आते हैं और जीत के आते हैं, यू नो, एक बहुत अचीवमेंट होती है, इतने और मुल्कों को हराया होता है, फिर आके क्या होता है? मतलब इन बच्चों का क्या फ्यूचर है? दे आर इन्वेस्टेड इन फुटबॉल, लेकिन इतना प्रोफेशनल लेवल पे हमारे यहाँ कोई इतनी ओपनिंग्स है नहीं। व्हाट डू दे डू? क्या करते हैं? हुमा जी, इसमें तो मैं आपको एक बात ऐड कर दूं कि देखिए, सबसे पहले तो ये बात आप खारिज तस्लीम पेश करें कि कोई बच्चा किसी भी मुल्क में हमारा स्किप नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो लोग भाग जाते हैं ना अपने मुस्तकबिल और अपने रोज़गार के चक्कर में। हमारी तरबियत, हम कोशिश करते हैं कि यार खुदा के लिए पाकिस्तान के हम जो मुस्तकबिल है और पाकिस्तान की बात को इस लेवल पर इंशाल्लाह लेकर। दूसरी बात जो है, देखिए, जो पाकिस्तान 2018 में गया रशिया, उसमें 6 बच्चे इस वक्त कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। 2 इटली में खेल रहे हैं कामयाब जवान के तहत, 1 बच्चा पाकिस्तान आर्मी के साथ है और एक जो है ASF के साथ खेल रहा है। ये हमारा वो छोटा सा ताउन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन सरकारी सरपरस्ती, पाकिस्तान के इदारे, देखिए, खेलों के मैदान वीरान है तो अस्पताल आबाद है, लेबॉर्ट्रियां चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा माफिया जो है ना पाकिस्तान में पैसा इकट्ठा कर रहा है। मेरी गुजारिश है आपके प्रोग्राम के तवज्जो के साथ, पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने हमें मैदान तक नहीं दिया। जब हम लास्ट टाइम गए तो हमने पे करके इस्लामाबाद में लोकल डोनर्स को इंगेज करके मैदान लिए कि इन बच्चों को खिलाने के लिए कुछ जगह तो दे दो। हमारे पास तो अपना फुटबॉल ग्राउंड है मीरपुर में, आज़ाद कश्मीर में, जो हमने खुद बनाया, फीफा सर्टिफाइड, लेकिन आप हमें मैदान भी नहीं दे सकते, आप इन बच्चों को सपोर्ट भी नहीं कर सकते, आप इन बच्चों को फाइनेंस नहीं कर सकते। आप किस टीम को लेकर जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए भाई? आप हमारे साथ जुड़े। हम एक बच्चे पे काम नहीं कर रहे, हम पूरे पाकिस्तान के इन बच्चों की रेहान ताहिर साहब, मतलब आप में इतनी कन्विंसिंग एबिलिटी भी है, आपसे गुफ्तगू करके मुझे अंदाजा हुआ कि अगर आप केस पुट अप करेंगे तो जरूर सब लोग मान जाएंगे। यू आर सो आर्टिकुलेट एंड यू पुट अप योर केस सो वेल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। रेहान ताहिर, मैनेजर पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम, और ऑफ कोर्स हम अपने प्लेटफॉर्म से आपकी आवाज़ भी उठाते रहेंगे। दूसरा, हुकूमती सरपरस्ती और उसकी बात की है, आई एम सॉरी टू से नहीं होने वाला। हम सालों से ये बात कर रहे हैं और जिस लेवल पे हमें जाना है उस लेवल की कोई सरपरस्ती नहीं। जल्दी से आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान का आज फाइनल है ओवल लंदन में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। लो जी, बता दिया मैंने। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम दूसरी मरतबा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है और 2021 में पहली टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी थी और फातिह टीम 16 लाख अमरीकी डॉलर्स की हकदार हुई थी। क्या? व्हाट? 16 लाख अमरीकी डॉलर्स की हकदार हुई थी। होगी। अच्छा, मिला नहीं है। हुई थी, नहीं होगी। किसके साथ है आप? जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया? ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया। ओह वेल, क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया। We'll see you tomorrow. Bye. Have a great day.